हेलो एवरीवन, आई एम रिफत जावेद। बहुत दिन हो गए थे, मैंने कोई वीडियो ब्लॉग नहीं किया, तो आई थॉट दिस इज़ अ राइट टाइम एंड सब्जेक्ट भी बहुत अप्रोप्रिएट है। सब्जेक्ट है याकूब मेनन की फांसी। नाउ याकूब मेनन की फांसी हुई, उसके पहले से भी काफ़ी सारे डेवलपमेंट्स हो रहे थे, बट आई वाज डेलिबरेटली ट्राइंग टू अवॉइड राइटिंग एनीथिंग ऑन हिम प्योरली बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे ये अंदेशा था कि जिन माहौल में आजकल हम रह रहे हैं वहाँ पे और जिस तरह से व्यूज़ पोलराइज हो गई थी याकूब मेनन के बारे में, उन माहौल में जो भी डिफरेंट व्यू हो, उस व्यू वाले शख्स को या इंडिविजुअल को एंटी नेशनल करार देना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। हमने देखा कि सलमान खान ने एक रात में ट्वीट किया तो दूसरे दिन किस तरह से उसकी एफिजीज चलने लगी और किस तरह से उसे ट्रैक करना पड़ा। तो आई वॉज अवेयर ऑफ ऑल दैट, सो देयरफॉर मैंने सोचा कि इसको अवॉइड ही करो। और दूसरी बात ये कि मेरा नाम भी वही है, तो आजकल तो नाम की बड़ी खासियत होती है इस मुल्क में। आपके नाम के साथ बहुत सारी क्वालिटीज़ खुद ब खुद अटैच कर दी जाती हैं। गलत है, लेकिन दैट्स अ रियलिटी। चेंज हो सकती है, नहीं हो सकती है, वो एक अलग डिबेट का मौजू है या विषय है। 30 तारीख को, अच्छा, ये वीडियो ब्लॉग को रिकॉर्ड करने के पीछे मकसद ये है कि कुछ सवाल हैं, वो मेरे नहीं हैं। मैं पिछले 2-3 दिनों में बहुत सारे लोगों से मैं मिला हूँ, और ये कौन लोग हैं? इनमें से कुछ स्लम ड्वेलर्स हैं, अनएजुकेटेड मुस्लिम्स हैं, कुछ सर्विंग आर्मी ऑफिसर्स हैं, कुछ एक्स मिलिट्री पर्सनल्स हैं, कुछ हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं। इन लोगों से मेरी मुलाकात हो रही है अपनी प्राइवेट गैदरिंग में। तो ये सवालात वहाँ से आए हैं, और ये वो सवाल हैं जो मैं अभी कह दूं कि उनके जवाब मेरे पास नहीं है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना वीडियो ब्लॉग के जरिए उन सवालों को जनता के, रिपोर्टर के, ऑडियंस के सामने रखा जाए, और क्या पता आपके पास वो जवाब हो, आप जवाब दीजिए। वी विल पब्लिश इट ऑन आवर वेबसाइट, और ये जवाब दे करके यू विल बी डूइंग अ ह्यूज फेवर, नॉट जस्ट टू द ह्यूमैनिटी बट टू द कॉज ऑफ नेशनल यूनिटी एज फार एज इंडिया इज कंसर्न। सो दैट्स द पर्पस। नाउ लेट्स कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन। जो पहला सवाल यह है कि तो 30 जुलाई को याकूब मेनन को फांसी हुई, और फांसी के पहले जो कुछ घंटे थे और उसमें जितनी ज़्यादा डेवलपमेंट्स हुई, उसने जवाब के बजाय बहुत ज़्यादा सवालात खड़े कर दिए। और वहीं से ये पहला सवाल आता है कि याकूब मेनन ने अपनी आखिरी प्ली में जो उसने अपने लॉयर्स के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट में दी थी, उस प्ली में क्या कहा गया था? वो प्ली क्या थी? वो प्ली ये थी कि जब प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी ने उसकी मर्सी प्ली को रिजेक्ट कर दिया, तो उसके लॉयर, जो बहुत ही बाय द वे ल्यूमिनरीज थे, जो लीगल ल्यूमिनरीज जिनको कहते हैं, वो थे उसमें। प्रशांत भूषण थे, अनिल ग्रोवर थे, इंदिरा जयसिंह थी। ये लोग पूरी रात सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे के बाहर खड़े रहे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास गए, और उसमें यह कहा गया कि जो आपका अपना खुद का फैसला था 2014 का शत्रुघ्न चौहान के केस के सिलसिले में, जिसमें आपने कहा था कि एक कॉन्विक्ट की अगर मर्सी प्ली रिजेक्ट हो जाती है प्रेसिडेंट के जरिए, तो उसके और फांसी के बीच में कम से कम 14 दिन का गैप देना चाहिए। ये 14 दिन इसलिए कि वो इस वक्फे में या इस ड्यूरेशन में खुद को मेंटली प्रिपेयर कर दे, मानसिक रूप से अपने आप को तैयार कर ले, जितने भी वर्ल्डली अफेयर्स है वो सॉर्ट आउट करके ये उसके बाद उसको फांसी पर लटकाया जाए। वो ये प्ली लेकर के गया था, लेकिन उस प्ली को हमने रिजेक्ट कर दिया। लोगों का सवाल यह है कि वो क्या मांगना था? आखिर हम कहते हैं कि मरने वाले की आखिरी ख्वाहिश हम पूरी करते हैं। हमने तो अजमल कसाब के केस में भी हमने अपनी ह्यूमन राइट्स की के वैल्यूज को अपहोल्ड करने का जो नमूना पेश किया था, दैट वाज अमेजिंग, अनप्रेसिडेंटेड। अजमल कसाब के केस में तो ओपन एंड शट केस था, पूरी दुनिया ने उसे कत्लेआम करते हुए देखा था। अगर दूसरे दिन भी आप उसको फांसी पे लटका देते, तो आई डोंट थिंक कि कोई एक भी शख्स इस मुल्क में या किसी भी दुनिया के किसी हिस्से में वो चूक करता कि आपने क्यों किया ये। लेकिन हमने उसको भी पूरा जो लीगल प्रोसेस है उसको अवेल करने का मौका दिया। तो यहाँ पे ऐसी क्या जल्दी थी? व्हाट वाज द टीयरिंग हरी कि हमें उसे 30 तारीख को जो वक्त मुकर्रर किया था हमने 6:30 में, उससे पहले ही या उस वक्त हमें उसको हैंड करना था? ये एक बड़ा सवाल है, ये सवाल लोग कर रहे हैं, और ये सवाल का जवाब आपको देना है आकर के। मेरे पास इनमें से किसी भी सवाल का जवाब बाय द वे नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की तो 14 दिन की जो मोहलत की अपनी बात थी वो तो है ही है, बल्कि जो नागपुर जेल का अपना मैनुअल है उसमें भी 7 दिन की बात कही गई।
आप कहते हैं कि नहीं वो जुडिशियल प्रोसेस को अब्यूज कर रहा था और जो भी लीगल प्रोसीजर था उसको अब्यूज कर रहा था, आप उससे राइटिंग में ले लेते हैं, उसके लॉयर से राइटिंग में ले लेते हैं कि दिस इज फाइनल, 14 डेज फ्रॉम नाउ यू आर गोना बी हैंड, बात खत्म। आपने ये नहीं किया। तो ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि क्या मंशा जो है कुछ और थी, और यही मंशा जो है ये इट हैज कम अंडर क्लाउड ऑफ डाउट एज फार एज द कॉमन पीपल आर कंसर्न। याकूब मेनन मुंबई ब्लास्ट का कॉन्विक्ट था, एंड बाय द वे नोबडी इज सेइंग दैट याकूब मेनन बेकसूर था, लेट मी जस्ट क्वालिफाई दैट। वो मुंबई ब्लास्ट का कॉन्विक्ट था, वो कॉन्स्पिरेटर था, उसने कंस्पायरिंग की थी, कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व था। और मुंबई ब्लास्ट में एक और शख्स इन्वॉल्व था, वैसे तो बहुत सारे लोग थे, 80 से ऊपर लोग इन्वॉल्व थे, एक और इन्वॉल्व था जिसका नाम संजय दत्त है। संजय दत्त के घर से हथियार भी मिले, लेकिन उस जुर्म की वजह से संजय दत्त को आज एक लिमिटेड जेल सेंटेंस मिल रही है। लोग ये पूछ रहे हैं कि एक शख्स इन्वॉल्व है याकूब मेनन, उसको हमने फांसी पे लटकाने में इतनी हमने तेजी कर दी कि उसकी किसी भी प्ली को हमने लिसन करने से, एंटरटेन करने से इनकार कर दिया। दूसरा शख्स, उसके घर से हथियार मिले, वो आज लिमिटेड जेल सेंटेंस गुजार रहा है, और उसी बीच में वक्फा पर या पीरियोडिकली जब भी ज़रूरत होती है फैमिली के नीड को रिस्पॉन्ड करने की, चाहे वो उनकी वाइफ की तबीयत ख़राब का मामला हो, उसमें हम उनको एक एक महीने तक की बेल दे देते हैं। तो क्या है, बल्कि कल तो किसी ने ये कहा कि क्या ये इस वजह से है कि वो संजय दत्त है और ये याकूब मेनन था। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। दूसरी एक और बात है कि मुंबई ब्लास्ट में 257 लोग मरे थे। नाउ डेथ ऑफ इवन अ सिंगल ह्यूमन बीइंग इज अ ट्रेजेडी एंड वी मस्ट कंडेम दैट, वी मस्ट अवॉइड दैट सिचुएशन। यहां तो 257 लोगों की मौत हुई थी, 257 लोग मरे, 80 से ज्यादा कन्विक्शन हुई। और 257 लोग कब मरे थे? 1993 1993 के बॉम्ब ब्लास्ट में। 1993 से 2 महीना या 1 महीना पहले मुंबई राइट्स हुए थे, जिसमें 257 नहीं, इससे 4 गुना लोग, 1000 लोग मरे थे। उसमें से कितनी कन्विक्शन हुई? 3। सजा कितने को हुई मैं बता दूं, उसमें एक फॉर्मर शिवसेना के एमपी थे जिनको कन्विक्ट किया गया सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने हेट स्पीच दी थी, यानी नफरत से भरी स्पीच दी थी, जिसकी वजह से 1000 लोग मर गए। जस्टिस श्री कृष्णा कमेटी बनी, उन्होंने अपनी फाइंडिंग टेबल की, उन्होंने जो उस वक्त की शिवसेना की सरकार थी उनके लीडरों के खिलाफ बहुत ही डैमिंग रिपोर्ट दी। तो मनोहर जोशी जो शिवसेना के चीफ मिनिस्टर थे, ही रिफ्यूज टू टेबल द फाइंडिंग्स ऑफ दैट रिपोर्ट इन द असेंबली। ये पहले हुआ था, राइट्स पहले हुए थे, लोग ज्यादा मरे थे, आज तक एक कन्विक्शन नहीं, सजा नहीं हुई। बाद में हुआ, कम लोग मरे, 80 से ज्यादा कन्विक्शन हुई और लोगों को सजाएं भी मिली, और एक को तो हमने फांसी पे भी लटका दिया। उसके बाद सक्सेसिवली 3 बार कांग्रेस की गवर्नमेंट आई, 15 साल कांग्रेस की वहां हुकूमत रही महाराष्ट्र में, कांग्रेस वालों ने भी इसको टेबल नहीं किया, उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो अब लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि कांग्रेस जो माइनॉरिटीज का हमदर्द होने का जो दावा करती है कांग्रेस पार्टी, उसमें कितनी सच्चाई है, या फिर एक वोट बैंक की एक सोची समझी पॉलिटिक्स है, राजनीति है, सियासत है। और ये मुंबई राइट्स ही नहीं, उसके पहले और भी गुजरात में राइट्स हुए थे, जेनोसाइड लोगों ने कहा, मैसेकर लोगों ने कहा, जिसमें 2000 से भी ज्यादा लोग मारे गए। बहुत सारे लोगों को उसमें कन्विक्शन भी मिली, 2 तो बहुत ही हाई प्रोफाइल कन्विक्शन थी। एक माया कोडनानी जो नरेंद्र मोदी जो उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे उनके कैबिनेट में थी, और एक बाबू बजरंगी जो बजरंग दल का लीडर था। इन दोनों को तो ज्योत्सना याग्निक की अदालत ने, जो सेशंस कोर्ट की जज थी, उन्होंने जब 32 लोगों को कन्विक्ट किया तो इसमें 2 लोग थे। इनको क्या सजा मिली? सबसे पहले इनका कसूर क्या था? इन्होंने, इन पे इल्जाम ये था कि जो नरोदा पाटिया में 97 लोग मरे थे, ये उनके लिए जिम्मेदार थे। उनको सजा क्या मिली? वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्राइम नहीं किया गया, डिक्लेयर किया गया। याकूब मेनन का क्राइम जो कॉन्स्पिरेटर था और उसने अपनी मर्जी से वो इंडिया आया, हमने उसको रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्राइम डिक्लेयर करके उसको हमने खत्म कर दिया, उसको हमने फांसी दे दी।
माया कोडनानी और बाबू बजरंगी का जो जुर्म था वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्राइम नहीं था, क्योंकि 97 लोग वहां मरे थे। लोग ये कह रहे हैं क्या क्या वो 97 जो लोग मरे थे वो किसी और किस्म के लोग थे, जिसकी वजह से उनकी मौत का जुर्म इतना बड़ा नहीं था। बाबू बजरंगी और माया कोडनानी तो अभी लगातार बेल पे हैं, हेल्थ ग्राउंड्स पे बाहर है। बाबू बजरंगी को पिछले दिनों 10वीं मर्तबा बेल मिली, एक्सटेंशन मिल गई, और माया कोडनानी को हेल्थ ग्राउंड पे लगातार ही मिल रही है। एक हेल्थ एक्सपर्ट से कल मैं बात कर रहा था, उसने कहा कि जिस मेंटल कंडीशन से और मेंटल इलनेस से याकूब मेनन गुजर रहा था, उस बेसिस पे तो इट वाज इनह्यूमन टू हैंग हिम। वहां पे उसकी मेंटल कंडीशन को हमने रीजन नहीं माना कि या तो उसको कम्यूट कर दे या उसको डिले किया जाए, ये हमने नहीं माना। तो ये सवाल वो कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि याकूब मेनन अपनी मर्जी से आया था, और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात तो जो मिस्टर रमन थे, जो रॉ के एक सीनियर ऑफिसर थे और पाकिस्तान डेस्क संभालते थे, उन्होंने बड़ी डिटेल में लिखा है reddit.com पे कि किस तरह से इंड्यूस किया गया उसे आया गया, और वो खुद नहीं आया बल्कि अपनी फैमिली के साथ आया, और कहा तो ये भी जा रहा है कि उसके भाई ने उसको बहुत गालियां भी दी थी उस वक्त कि तुम क्या गलती कर रहे हो, लेकिन वो आया यहाँ पे। उसके भाई ने तो यहाँ तक कहा कि तू चूतिया है, ये वर्ड यूज किया था, वो यहाँ पे आया। अच्छा, दुनिया में जितने भी डेवलप्ड और सिविलाइज्ड नेशंस हैं, लाइक यूके है, यूएसए है, वहाँ भी रिवाज है कि अगर कोई शख्स या कॉन्विक्ट अपनी जुर्म का इकबाल करता है तो उसकी सज़ा खुद ब खुद कम हो जाती है। इसे अप्रूवर कहा जाता है दूसरे कंट्रीज में। यहाँ एक शख्स आया, अप्रूवर बना, हमने उसको फांसी पर लटका दिया। इससे एक और बड़ा मसला खड़ा होता है। हम पाकिस्तान को बहुत मौके पे ये बात हुई कि पाकिस्तान को हम इंटरनेशनल वॉर क्रिमिनल डिक्लेयर करें और जो हेग में आईसीसी या इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट वहां पे लेकर के जाए। कल को जब आप पाकिस्तान को आईसीसी में लेकर के जाएंगे, आपने सबूत को तो फांसी पर लटका दिया, ये आपके लिए एसेट हो सकता था, ये सबूत आपने उसे फांसी पर लटका दिया। अब आपके पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पीस ऑफ एविडेंस, यू हैव लॉस्ट इट ऑफ योर ओन वॉल्यूशन। तो ये जो सवाल है, ये सवाल को जवाब देने की हमें ज़रूरत है, बिकॉज ये सिर्फ इंडिया का जो स्लम ड्वेलर्स है, जहाँ पे अनएजुकेटेड मासेस है मुस्लिम्स की, जो झुग्गी झोपड़ियाँ है या घेटोज है, मुस्लिम घेटोज है जहाँ पे मुस्लिम्स रहते हैं, वहाँ पे जो शरारती तत्व हैं, जो मिसक्रिएंट्स हैं, जो पोटेंशियल टेररिस्ट हैं, उनको इस लॉजिक को एक्सप्लॉइट करना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। And as a nation, we have to decide and we have to make sure that those people are not able to exploit that to their advantage. Because वो फिर हमारी national integrity, national unity और national security के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा कर सकते हैं। So ये मैंने आपके सामने रख दिया इन तमाम सवालों को, आप इनके जवाब दीजिए। You might agree, you might not agree. Whatever your thoughts are, please come and post it. Because the मैसेज जा रहा है कि याकूब मेनन को फांसी इसलिए मिली कि वो याकूब मेनन था, उसका नाम एक पर्टिकुलर रिलीजन को हाईलाइट कर रहा था। अगर वो किसी और रिलीजन का होता तो शायद उसको फांसी नहीं मिलती। ये जो इंप्रेशन जा रहा है, ये इंप्रेशन हमारी नेशनल इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी के लिए बहुत ख़तरनाक है, और इसको हमें दूर करने की ज़रूरत है।